हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में फिजिकल ज्योग्राफी का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर बात करता है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। अगर आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में नहीं जानते होंगे तो कुछ कल्पना तो जरूर करते होंगे कि अर्थ एक खोखली बॉल जैसी होगी जिसके चारों तरफ चट्टानों का कवर है, या फिर अर्थ एक सॉलिड बॉल के जैसी होगी। ऐसा ही विचार, ऐसी ही कल्पनाएं बहुत साल पहले लोगों के मन में आया था। लेकिन समस्या तो ये थी कि अर्थ सरफेस पर खुदाई करके बहुत अंदर जाकर हम नहीं देख सकते। जो सबसे गहराई तक पहुंचने की बात है तो लगभग 12 किलोमीटर की गहराई, जो कि रसिया में कोला सुपर डीप बोरहोल के रूप में हमने की है। इसके अलावा मरियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है ओशन में, अराउंड 11 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ इतनी गहराई में पहुंचना संभव नहीं तो फिर हम कैसे जाने अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो ऐसे में भूवैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला अर्थ सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए। वो ये कि अर्थ के इंटीरियर वाले भाग में जो प्रोसेस होती है उनके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके, जैसे कि वोल्कानों के इरप्शन के कारण जो मैग्मा बाहर आता है, लावा बनता है और इग्निशियस रॉक में बदल जाता है। और इसके अलावा डस्ट, एसेज, स्मोक ये भी बाहर आते हैं, इन्हें भी एनालाइज किया जा सकता है। अब ये प्रोडक्ट हम डायरेक्ट अर्थ के इंटीरियर से तो ले नहीं सकते। हाँ, ये अलग बात है कि ये सरफेस तक आ जाए और तब हम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और एविडेंस के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट एविडेंस तो हमारे पास कम होता है, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस हमारे पास सफिशिएंट होते हैं और रिलायबल भी होते हैं। देखिए, अर्थ सरफेस या उसके लैंडस्केप को शेप देने का काम एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस के द्वारा लगातार होता रहता है। साधारण शब्दों में कहूं तो आप ये समझिए कि अगर अर्थ पर किसी जगह माउंटेन शेप लेगा तो धरती पर कहीं न कहीं उतनी ही गहरी खाई भी बनेगी। अब हम जिस रीजन में रहते हैं अर्थ पर, हमारी लाइफ बहुत हद तक वहां की फिजियोग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में जानें। साइंटिस्ट ने अर्थ के इंटीरियर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद के हिस्से को कोर नाम से जाना जाता है। क्रस्ट की मोटाई 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। उसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल को बताया जाता है। फिर उसके बाद 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर और 5100 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक इनर कोर माना जाता है, या यूं कहें कि इन भागों की थिकनेस है ये। इसके बारे में आगे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि साइंटिस्ट को ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली, मतलब अर्थ इंटीरियर के लेयर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस चैप्टर में एग्जैक्टली हमें इसी क्वेश्चन को डील करना है। अर्थ का रेडियस 6370 किलोमीटर है। अब हम कोर तक डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, सैंपल लेकर टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादातर जानकारी हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस के रूप में है। लेकिन इस जानकारी के कुछ भाग को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और मटेरियल के एनालिसिस से भी प्राप्त किया जा सकता है। डायरेक्ट सोर्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका में 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी गोल्ड माइंस होती हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट अर्थ का जो क्रिस्टल पोर्शन है उसको ड्रिल करने की सोच रहे हैं, और ऐसे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड में, एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। यहाँ से कुछ डायरेक्ट सैंपल मिल जाते हैं। इसके अलावा वोल्कानो इरप्शन के कारण जो मोल्टेन लावा बाहर आ गया, उसको भी हम डायरेक्ट लेबोरेटरी में एनालाइज कर सकते हैं। ये मैग्मा धरती के काफी इंटीरियर पार्ट से मिलता है, इसलिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वोल्कानो हमारी मर्जी से इरप्ट नहीं होता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोडक्ट इरप्ट होकर के बाहर आ गया सरफेस पे, वो प्रोडक्ट हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसे हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ एविडेंस कह सकते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स की बात करें तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनडायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे माइनिंग करते समय हम जितनी गहराई में जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है। इसके अलावा जो अर्थ के भीतर मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। डेंसिटी का सिंपल मतलब है एक फिक्स वॉल्यूम में कितना मास इकट्ठा है। साइंटिस्ट ने इन प्रॉपर्टीज के जो चेंज होने की दर है उसको समझा, मतलब कितनी गहराई पर टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी में बदलाव आ रहा है, जिसके आधार पर अर्थ की डिफरेंट लेयर पर इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसका एस्टिमेट लगाया जा सकता है। अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले मेटियोर भी अर्थ इंटीरियर को जानने और समझने में
एक इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में गिने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेटेओर से प्राप्त जो मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, अर्थ के इंटीरियर के मटेरियल के जैसा ही होगा, क्योंकि अर्थ या जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सेम टाइम पर या फिर सेम मटेरियल से बने होंगे, इसलिए प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ऐसा कुछ माना जाता है। ग्रेविटेशन भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि हर लैटिट्यूड पर ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो अलग अलग होता है। अर्थ के पोल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा और इक्वेटर के पास कम होगा, क्योंकि जो पोल्स हैं वो अर्थ के सेंटर के ज्यादा नजदीक हैं। ग्रेविटी की वैल्यू मास ऑफ मटेरियल पर निर्भर करती है। जैसे अलग अलग मटेरियल का मास अलग अलग होगा, उस पर ग्रेविटी भी अलग अलग अप्लाई होगी। अब अगर अर्थ के इंटीरियर में अनइवन मास के मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ग्रेविटी की वैल्यू भी डिफर आएगी। ऐसे में जो एक्सपेक्टेड रीडिंग है उससे हट करके रीडिंग आएगी, और ये जो रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है इसे हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। इससे हम क्रस्ट पर अलग अलग मास के जो मटेरियल हैं, मैटर हैं, उनके बारे में हमें जानकारी हो जाती है। इसके अलावा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक सर्वे करना पॉसिबल है। मैग्नेटिक सर्वे करके अर्थ का जो क्रस्टल पोर्शन है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिस्मिक एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन पाने का। इसीलिए इस चैप्टर में इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया गया है। सिस्मिक वेव से एक कंप्लीट और रिलायबल पिक्चर मिल जाती है अर्थ के लेयर्स के बारे में। अर्थक्वेक को सिस्मिक एक्टिविटी के रूप में ही स्टडी किया जाता है। भूकंप से आप सभी परिचित होंगे, दिल्ली में तो फ्रिक्वेंटली आता रहता है, और अभी पिछली रात को ही 5.8 मैग्नीट्यूड का ट्रेमर आया था। खैर, दिल्ली में तो अक्सर भूकंप आते रहते हैं, ये अलग बात है कि मैग्नीट्यूड कम होता है। भूकंप में अर्थ शेक करती है, वाइब्रेट करती है, और ये एक नेचुरल इवेंट है। अर्थ के इंटीरियर में सडन एनर्जी रिलीज होती है जो वेव या तरंगों को जनरेट करती है, और ये वेव चारों दिशाओं में ट्रेवल करती हैं। अब ये एनर्जी कहां से आती है वो समझिए। अर्थ क्रस्ट पर लिथोस्फेयर होता है जो मेनली क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनता है, अनुमानतः सरफेस से 200 किलोमीटर की गहराई तक। सारे अर्थक्वेक लिथोस्फेयर में ही आते हैं। क्रस्ट पर जो चट्टानें होती हैं उनका साइज बहुत बड़ा होने के कारण एक फ्रैक्चर या जोन ऑफ फ्रैक्चर बन जाता है, इसे हम फॉल्ट कहते हैं। अब इन फॉल्ट की टेंडेंसी होती है मूवमेंट करने की, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके से ये फॉल्ट मूव करेंगे। नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की मूवमेंट आप देख सकते हैं। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण ये स्लो मूव करेंगे या फिर लगभग रुके रहेंगे, लेकिन समय के साथ कभी कभी सडन या यूं कहें कि एब्रप्ट तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जो फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगी और अर्थ के इंटीरियर से किसी एक पॉइंट जो कि फॉल्ट लाइन पर ही होगा से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, जो कि एनर्जी वेव के रूप में सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी। जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उसे हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। यहाँ से सभी दिशाओं में वेव ट्रैवल करेगी और जहां सबसे पहले अर्थ सरफेस पर पहुंचेगी उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर फोकस से सबसे नजदीक होता है, डायरेक्टली फोकस के ऊपर सरफेस पर होता है। एपिसेंटर वो स्थान होता है जहां सबसे पहले अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया जाता है। साइंटिस्ट ने इन एनर्जी वेव को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसे अर्थ सरफेस पर कई जगह इंस्टॉल किया गया है। जैसे ही भूकंप आता है इसमें एक कर्व बनना शुरू हो जाता है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। बेसिकली अर्थक्वेक वेव दो टाइप की होती है, एक को बॉडी वेव और दूसरे को सरफेस वेव कहते हैं। अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करने वाली वेव्स को बॉडी वेव्स कहते हैं। जब ये अर्थ सरफेस के नजदीक आकर के सरफेस रॉक से टकराती है तो एक नई वेव जनरेट करती है जिन्हें हम सरफेस वेव कहते हैं, और ये सरफेस के अलोंग ही ट्रेवल करती है। इन वेव की जो वेलोसिटी या गति होती है वो अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल के कारण अलग अलग होती है। अर्थ के भीतर या सरफेस पर जितना डेंस मटेरियल होगा वेव की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा ये वेव रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट भी होगी टकराने पर, और इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फर्दर बॉडी वेव दो टाइप की होती है जिन्हें पी वेव और एस वेव कहा जाता है। पी वेव तेजी से चलती है और अर्थ सरफेस पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इन्हें प्राइमरी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव साउंड वेव की तरह होती है और सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। साउंड वेव का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव कुछ इस तरीके से प्रोपगेट होती रहेगी।
कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यानी कि सघन और विरल होती रहेगी। इसके उलट एस वेव केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, और ये एस वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल करने की साइंटिस्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई है, खासकर अर्थ के इंटीरियर को समझने में। रिफ्लेक्शन के कारण वेव रिबाउंड हो जाती है और रिफ्रैक्शन के कारण वेव की डायरेक्शन बदल जाती है, और ये वेरिएशन जो वेव की डायरेक्शन में हो रहा है उसे हम सिस्मोग्राफ की हेल्प से रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। सिस्मोग्राफ पर सरफेस वेव सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती है और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। सरफेस वेव दो टाइप की होती है, एक को रेलाई वेव कहते हैं और दूसरे को लव वेव। इसे समझने से पहले एक बेसिक साइंस जान लो। बॉडी वेव को हमने साउंड वेव कहा था, जिसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता था। ध्यान ये देना है कि जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, रॉक पार्टिकल भी उसी प्लेन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल कह सकते हैं। लेकिन एस वेव, रेलाई वेव और लव वेव में पार्टिकल का मोशन वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। बॉडी वेव जब सरफेस रॉक से टकराती है तो रेलाई वेव और लव वेव जनरेट होकर के सरफेस के अलोंग चलती रहती है, बहुत डैमेज करती है। रेलाई वेव में इलिप्टिकल मोशन होता है पार्टिकल्स का, मतलब परपेंडिकुलर या क्रॉस वाइड नहीं होता। जैसे झील या समंदर में वेव चलती है, वैसे ही सरफेस के साथ साथ ये भी चलती हैं। सबसे ज्यादा सेकिंग इसी वेव के कारण होती है, क्योंकि ये वेव ग्राउंड को अप डाउन साइड टू साइड रोल कर देती हैं, वेव के डायरेक्शन में ही। लव वेव बॉडी वेव से तो स्लो होती है, मगर फास्टेस्ट सरफेस वेव होती है जो ग्राउंड को साइड टू साइड मूव कर देती है। लव वेव हमेशा हॉरिजॉन्टल मोशन ही प्रोड्यूस करती है और क्रस्ट सरफेस तक कन्फाइंड रहती है। चलो अब इससे ज्यादा डिटेल बैचलर डिग्री में पढ़ना। कुल मिलाकर 4 सिस्मिक वेव को समझा आपने। इनमें डिफरेंस करने के लिए वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है और जो पार्टिकल हैं उनका मोशन, उन पर ध्यान दीजिए, आप अंतर कर पाएंगे। आइए समझते हैं शैडो जोन कैसे बनते हैं। पहले आप ऐसे समझिए, अर्थ लगभग गोलाकार है, यानी 360 डिग्री एंगल का मान लीजिए। यहाँ पर अर्थक्वेक का फोकस है, तो यहाँ इस तरीके से प्रोट्रैक्टर को रख लो। ये लाइन 180 डिग्री हो जाएगी। यहाँ ऐसे रखोगे तो आसानी से ये 105 या 145 डिग्री क्लियर समझ में आएगा। अब कहीं भी अर्थक्वेक आएगा, आपको यहीं अर्थ सेंटर से एंगल कैलकुलेट करना है। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि एस वेव इसलिए शैडो जोन बनाती है क्योंकि ये केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर पाती है, लिक्विड में नहीं। और चूंकि आउटर कोर लिक्विड है, इसलिए एस वेव का शैडो जोन पी वेव के कंपैरिजन में बड़ा बनता है। अब आप सोचेंगे कि पी वेव तो सारे मीडियम में चलती है, तो इसका शैडो जोन क्यों बन जाता है? वो इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण पी वेव जब सॉलिड से लिक्विड में आती है तो डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाती है। साइंस में पढ़ा होगा आपने, जब मीडियम बदलता है तो उसी हिसाब से डायरेक्शन भी थोड़ी बदलती है। और यहाँ पी वेव पहले सॉलिड में चली, फिर लिक्विड में, फिर दोबारा सॉलिड में, इसीलिए एस वेव की तुलना में छोटा शैडो जोन बनता है इसका। अब फिगर देखिए, आपको समझ आएगा। एस वेव निकल करके 105 डिग्री दोनों तरफ पहुंच रही है, यानी 105 और 105 210 हो गए, और 360 में से 210 घटा देंगे 150 डिग्री। इसी तरीके से पी वेव दोनों तरफ 105 डिग्री से 145 डिग्री तक नहीं पहुंच रही है, यानी 145 माइनस 105 करेंगे तो 40 डिग्री मिला, और ये दोनों तरफ है, यानी 80 डिग्री का हो गया। अब इसे 360 में से घटा देंगे तो आपको 280 डिग्री का मिल जाएगा, यानी जो पी वेव है वो 80 डिग्री का स्प्लिटेड शैडो जोन बनाएगी और 280 डिग्री तक पहुंच जाएगी ये पी वेव। एस वेव का शैडो जोन अर्थ सरफेस का लगभग 40% एरिया कवर करता है। चलो अब ये टाइप ऑफ अर्थक्वेक देख लो फटाफट। सबसे कॉमन अर्थक्वेक है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये फॉल्ट लाइन के अलोंग रॉक के स्लाइड करने से जनरेट होता है। दूसरा है वोल्केनिक अर्थक्वेक, जो कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण आता है, पर इसकी लिमिट है। ये भूकंप उन्हीं एरियाज में आएंगे जहां पे एक्टिव वोल्केनोज होंगे। जैसे ये रिंग ऑफ फायर का एरिया है, यहाँ एक्टिव वोल्केनोज ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर वोल्केनिक अर्थक्वेक आ सकते हैं। तीसरा टाइप है कोलैप्स अर्थक्वेक। जब किसी माइन या खान की छत कोलैप्स कर जाती है तो माइनर ट्रेमर्स आते हैं, मतलब छोटे मैग्नीट्यूड के। इसके अलावा जब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है तो भी झटके लगते हैं, इन्हें हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। एक और है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जब कोई डैम बनाया जाता है तो डैम रिजर्वायर भी क्रिएट कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी इकट्ठा हो जाता है, और ये पानी अर्थ सरफेस पर हैवी प्रेशर माउंट करेगा, जिससे अर्थक्वेक के झटके महसूस हो सकते हैं।
अर्थक्वेक को मेजर दो आधार पर किया जाता है। एक तो शॉक वेव की मैग्नीट्यूड और दूसरा इसकी इंटेंसिटी के बेस पर किया जाता है। मैग्नीट्यूड वाले को रिक्टर स्केल कहते हैं। ये 0 to 10 के स्केल पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई है इसको नापता है। दूसरे स्केल को इंटेंसिटी स्केल कहते हैं, जिसे इटालियन साइंटिस्ट मर्केली के द्वारा इन्वेंट किया गया था, इसलिए इसे मर्केली स्केल भी कहते हैं। मार्केली स्केल 1 to 12 के बीच में स्केलिंग करता है और भूकंप से होने वाले विजिबल डैमेज को भी काउंट करता है। अब अर्थक्वेक का इफेक्ट भी एक नजरों में आप देख लीजिए। ग्राउंड शेक होगी, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट होगा, मतलब घर या बिल्डिंग के एक हिस्से का फाउंडेशन तेजी से सेटल डाउन हो जाएगा और स्ट्रक्चर टिल्ट हो जाएगा, जैसा पीसा की मीनार थोड़ी सी टिल्ट आपको दिखती है। लैंड या मड स्लाइड आएंगे। सॉइल लिक्विफेक्शन होगा, जिससे जो स्टेबल सॉइल है वो लिक्विफाइड हो जाएगी और उस पर बने स्ट्रक्चर सिंक भी हो जाएंगे। इसी के कारण ग्राउंड लर्चिंग भी होती है। इसमें सॉइल सेडिमेंट जो ढलान या एम्बार्कमेंट के आसपास होते हैं उनमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने लगेगी। एवलांच भी आते हैं भूकंप के कारण, जब ढेर सारी बर्फ अचानक से ही पहाड़ के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ आ जाती है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि सरफेस रप्चर भी होता है, डैम्स को नुकसान होता है, लेवी फेलियर्स होंगे, बाढ़ आएगी, आग भी लग सकती है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स भी होगा, सुनामी भी आ सकती है। इन सब से जान और माल की बहुत हानि होती है। आमतौर पर छोटे छोटे माइनर ट्रेमर्स तो हर मिनट आते रहते हैं, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर जब रिक्टर स्केल पर 5 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है तो इनका खतरनाक प्रभाव दिखाई देने लगता है। सुनामी जब भूकंप का केंद्र एपिसेंटर ओशन में हो तब आती है, वो भी ज्यादा मैग्नीट्यूड होने पर, जैसे 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी। देखो, जब समुद्र के भीतर अर्थक्वेक आया तो पहले यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई, फिर समुद्र का पानी कुछ अंदर गया, जिसके कारण किनारे से समुद्र का पानी घटता हुआ दिखाई देने लगा। लोकल आम आदमी जो वहां पे थे वो इतने जागरूक थे नहीं, और ढेर सारे लोग तो ये देखने पहुंच गए कि कैसे समुद्र का पानी घट रहा है, जबकि ऐसे सिचुएशन में किनारे से दूर भागना होता है। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसीलिए ज्योग्राफी के बारे में सभी को पता होना चाहिए, भले आप स्टूडेंट हो या ना हो। खैर, ये थोड़ा सा रीड कर लो आप। चलिए अब अर्थ के इंटीरियर की लेयर्स को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है क्रस्ट। ये आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का। ये थोड़ा सा ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब आसानी से टूटता है। क्रस्ट की मोटाई ओशन और कॉन्टिनेंट वाले एरिया में अलग अलग होती है, यानी वेरी करती है। ओशन वाले भाग की एवरेज जो थिकनेस होती है क्रस्ट की, जिसे हम ओसेनिक क्रस्ट कहते हैं, वो लगभग 5 किलोमीटर होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मीन थिकनेस जो लगभग 30 किलोमीटर होती है। इसके अलावा जो मेजर माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के, उनके पास जो क्रस्ट होगी वो कंपैरेटिवली थिकर होती है, लगभग 70 किलोमीटर तक इसकी मीन थिकनेस मिल सकती है। ये छोटी छोटी बातों को हल्के में नहीं लेना है, यही फ्यूचर में कंपटीशन क्लियर करवाएंगे। आगे देखो, क्रस्ट के बाद वाला पोर्शन मेंटल कहलाता है। ये मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर के 2900 किलोमीटर डेप्थ तक होता है। मेंटल को दो भागों अपर एंड लोअर मेंटल में डिवाइड किया जाता है। अपर मेंटल लगभग 660 किलोमीटर तक है, उसके बाद लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैला होता है। इसके अलावा अर्थ की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी लेयर बताई जाती हैं, जिसे लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर और मेसोस्फेयर कहा जाता है। कंफ्यूज ना होइए, ये जो क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं, ये अर्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफिकेशन है, और लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर और मेसोस्फेयर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर है। इसके अलावा डिसकंटिन्यूटी देख लीजिए। ये बेसिकली एक ट्रांजिशन जोन होता है दो लेयर्स के बीच में। आप स्क्रीन पर एक बार पॉज करके रीड कर लीजिए। याद रखने के लिए निमोनिक याद कर सकते हैं, सीएम ऑफ राजस्थान गोलो, ये याद रखने के लिए है, कुछ भी बना लो। ट्रांजिशन जोन का मतलब रॉक की प्रॉपर्टी अचानक तो बदल नहीं जाएगी। मान लो मेंटल का भाग सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड बनने के बीच में कई किलोमीटर तक का सफर होगा। इसे ही हम ट्रांजिशन या फिर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और इसे ढूंढने वाले के नाम पर इन्हें जाना जाता है। 2900 किलोमीटर के बाद कोर स्टार्ट होता है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है और इनर सॉलिड स्टेट में होता है। कोर में हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे निकेल, फेरस यानी लोहा। याद करिए, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जैसे सियाल, सीमा और निफे लेयर के बारे में। ये रिस्पेक्टिवली आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर में मिलती हैं। चलिए अब वोल्कानो समझ लेते हैं। वोल्कानिक इरप्शन आपने टीवी या वीडियो में देखा होगा। लिथोस्फेयर के बाद एस्थेनोस्फेयर होता है, जो बेसिकली अपर मेंटल का भाग होता है। गहराई में 80 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक हो सकता है, यह वेरी करता है।
एस्थेनोस्फेयर मैकेनिकली वीक रीजन होता है। अब चूंकि इतनी गहराई में टेम्परेचर इस हद तक हो जाता है कि रॉक मटेरियल लिक्विड मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एस्थेनोस्फेयर के बाद मेंटल रिजिड हो जाता है। खैर, मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट से अधिक होती है, इसलिए मोल्टेन मैग्मा रॉक सरफेस की ओर मतलब क्रस्ट की ओर मूव करता है। और जब सरफेस के बाहर किसी वेंट या ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है तो इसे हम लावा कहते हैं। मतलब सरफेस के अंदर है तो उसे मैग्मा और सरफेस के बाहर आया तो उसे हम लावा कहेंगे। इरप्शन के साथ मोल्टेन लावा, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वोल्केनिक बॉम्ब, एशेज, डस्ट, कई गैसें जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, कुछ अमाउंट में क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन आदि भी निकलते हैं। वोल्कानो के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कई आधार पर होता है, जिसमें कुछ पॉपुलर क्लासिफिकेशंस हैं। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन का है। इसमें एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्कानो को रखा जाता है। एक्टिव वोल्कानो जिसमें इरप्शन फ्रीक्वेंटली होता है या फिर हाल ही में कोई इरप्शन हुआ हो, फॉर एग्जांपल इंडिया का बैरन आइसलैंड, इसे इकलौता ही समझिए इंडिया का एक्टिव वोल्कानो। दूसरा डोरमेंट, ऐसे वोल्कानो जिनमें इतिहास में इरप्शन हुआ है, ये रिसेंट टाइम में इरप्ट नहीं होते हैं मगर पोटेंशियल है, कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। 25-30 साल तक, 40 साल तक नहीं हुआ, अचानक से हो जाएगा। तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्कानो, जो खत्म हो चुके वोल्कानो हैं जिनसे इरप्शन नहीं होता है, उसे हम एक्सटिंक्ट का टैग देते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन मोड ऑफ इरप्शन के बेस पर है। इसमें सेंटर और फिशर टाइप ऑफ वोल्कानो होते हैं। सेंटर टाइप में ये वेंट या छोटी ओपनिंग होती है जिसके द्वारा इरप्शन होगा और कोनिकल फॉर्म में शेप लेता रहेगा। वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द वोल्कानो ऐसे ही होते हैं। फिशर टाइप वोल्कानो में मैग्मा डीप इलोंगेटेड क्रैक या फिर थिक हॉरिजॉन्टल शीट या फिर लो हाइट का डोम शेप स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का डेक्कन ट्रैप। अगला क्लासिफिकेशन लावा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर है। इसमें बेसिक लावा या एसिडिक लावा के वोल्कानो के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। बेसिक या बेसाल्टिक लावा में आयरन और मैग्नीज जैसे मेटेलिक मिनरल ज्यादा होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिलिका की मात्रा कम होती है। हाई टेम्परेचर के कारण इसकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन कम होता है। गाढ़ापन कम होने के कारण ये दूर तक फैल जाता है और शील्ड वोल्कानो जैसा फॉर्म क्रिएट करता है। ये वाली शील्ड, योद्धाओं वाली। चलो तुम कैप्टन अमेरिका की ही शील्ड ले लो। एसिडिक लावा के वोल्कानो में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है बेसाल्टिक की तुलना में। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इस कारण गाढ़ापन यानी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जो इसे जल्दी से सॉलिडिफाई होने में हेल्प करती है और एक स्टीप स्लोप के साथ वोल्कानिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि कंपोजिट वोल्कानो में होता है। आइए अब जान लेते हैं ऐसे लैंडफॉर्म को जो वोल्कानो या फिर मैग्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। सिंपली अगर मैग्मा क्रस्ट के अंदर या उससे गहराई में कूल या सॉलिडिफाई हो तो उसे हम इंट्रूसिव, और क्रस्ट के ऊपर यानी कि सरफेस पर हो तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म क्रिएट होती है। अगर क्रस्ट के भीतर मैग्मा ठंडा होकर रॉक यानी चट्टान बन जाए तो इसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं और बाहर वाले को इग्निशन रॉक कहते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसकी चिंता मत करो, 2 बार में देख लेना, पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर कर लेना ठीक रहता है। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म देखते हैं। पहला है फिशर वेंट या वोल्कानिक फिशर। ये एक नैरो लीनियर वेंट होती है यानी कि ओपनिंग होती है। इसमें से लावा इरप्ट ज्यादातर बिना किसी एक्सप्लोजन के होता है। कुछ मीटर गहरा होता है और कई किलोमीटर लंबा हो सकता है। और दूसरा है कॉनिकल वेंट, या ये नैरो सिलिंड्रिकल वेंट होती है जिसमें से मैग्मा वायलेंटली इरप्ट होता है। मिड ओशियानिक रिज देख लीजिए, जैसा नाम से क्लियर है, ओशन के बीच में इरप्शन होता है काफी फ्रिक्वेंटली। लगभग सभी ओशन बेसिन में 70,000 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। इसमें से निकला लावा बेसाल्टिक लावा होता है, मतलब लेस सिलिका एंड लेस विस्कस, जिससे सी फ्लोर बनता है। मिड ओशियानिक रेंज के बारे में अगले चैप्टर में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, वहां इसकी जरूरत ज्यादा है। कंपोजिट टाइप लैंडफॉर्म देखिए, ये कोनिकल यानी कि सेंटर टाइप वोल्केनिक इरप्शन होता है। इसमें एंडिस्टिक टाइप लावा होता है, मतलब रॉक टाइप स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एसेस आदि आसपास की विसिनिटी में फैल जाते हैं और लेयर्स बनाते हैं एक के ऊपर एक। कंपोजिट या फिर स्ट्रेटोवोल्कानो लेयर्स में ही डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल माउंट स्टोम्बली, जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहते हैं, भूमध्य सागर में शिप्स को दूर से ही इसका इरप्शन दिख जाता है। इसके अलावा माउंट वेसुवियस और माउंट फूजी आदि भी ऐसे ही एग्जाम्पल हैं।
शील्ड टाइप वोल्कानिक लैंडफॉर्म में हवाईयन वोल्कानों को एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है। ऐसे वोल्कानो बेसाल्टिक होते हैं, लावा कम गाढ़ा होता है, इसलिए कोई तीखी ढलान यानी कि स्टीप स्लोप नहीं बनता। ये लेस एक्सप्लोजिव होते हैं, लेकिन अगर वेंट में पानी चला जाए तो एक्सप्लोजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मौना लोआ जो एक्टिव सील्ड वोल्कानो है, और मौना की जो कि डोरमेंट सील्ड वोल्कानो है। फिशर टाइप फ्लड बेसाल्ट लैंडफॉर्म भी होते हैं, जिसे लावा प्लेटू भी कहते हैं। इसमें मैग्मा क्रैक या फिशर के द्वारा अर्थ से बाहर आएगा और फ्लो करता रहेगा, कई लंबे इंटरवल यानी लंबे समय के बाद बार बार आएगा, और इस कारण से यहाँ पर लेयरिंग भी देखने को मिलेगी। अंडुलेटिंग मतलब वेव लाइक फ्लैट सरफेस डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप, साइबेरियन ट्रैप, स्नेक बेसिन, कैनेडियन शील्ड, आइसलैंडिक शील्ड आदि। अगला है क्रेटर। ये देखिए, जब कोन शेप वोल्कानो के वेंट यानी कि ओपनिंग से लावा बाहर आता है तो ये एक बड़ा सा गोलाकार रूप ले लेता है, और जब यही वोल्कानो एक्टिव नहीं रह जाता तो ये बाउल शेप डिप्रेशन गहराई में सील हो जाता है, तो इसे क्रेटर कहते हैं। और जब बारिश होती है या फिर स्नो मेल्ट होकर यहाँ पर जमा होता है तो झील बन जाती है, इसे हम क्रेटर लेक कहते हैं। एग्जाम्पल है माउंट फूजी जापान का। आओ अगला देखो, कैल्डेरा। इस वर्ड की ओरिजिन काउल्ड्रन से समझ सकते हैं। ये कढ़ाई या उससे गहरा बर्तन होता है खाना पकाने का। कुछ ऐसा ही काउल्ड्रन लाइक हॉलो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण। जहां इरप्शन होता है उस सरफेस के नीचे जहां मैग्मा जमा होता है उसे हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। कुछ वोल्कानों में ऐसा होता है कि इरप्शन के बाद मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है और सरफेस के ऊपर जो वोल्केनिक मटेरियल होता है वो अचानक ही कोलैप्स कर जाता है, जिससे डिप्रेशन क्रिएट हो और ये आगे और भी गहरा हो सकता है। यहाँ भी बारिश और स्नो मेल्टिंग के कारण लेक बन जाएगी, जिसे कैल्डेरा लेक कहते हैं। कैल्डेरा लेक क्रेटर लेक की तुलना में बड़ी और लॉन्ग लास्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल लेक टोबा इंडोनेशिया में है। 75,000 साल पहले सुपर वोल्कानिक इरप्शन के कारण बनी थी, जो लार्जेस्ट क्रेटर लेक है वर्ल्ड की। कंफ्यूज ना होइए, क्रेटर शब्द यहाँ भी इस्तेमाल होता है। अगर कोई मेट्योर गिरा और डिप्रेशन के कारण झील बनी उसे भी हम क्रेटर ही कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की लोनार क्रेटर, जो प्लेस्टोसीन एपोक में मेट्योर के इंपैक्ट के कारण बनी थी। प्लेस्टोसीन इपोक को जानने के लिए ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप। सिंडर कोन देखिए, जो वोल्कानिक वेंट होता है उसके आसपास थोड़े लूज पायरोक्लास्टिक फ्रैगमेंट ओवल शेप में जमा हो जाते हैं, इसे सिंडर कोन कहते हैं। इसे भी देखिए, इसे लावा डोम कहते हैं। सरफेस के ऊपर जब बहुत ही गाढ़ा लावा बाहर आता है तो ये पाइल अप होकर के लावा डोम बनाता है। इसमें ज्यादा गैस या फिर प्रेशर नहीं होता, जिसके कारण ये एक्सप्लोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो इरप्शन हो जाता है। चलिए, ये कुछ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म हमने डिस्कस कर ली है, पर एक बात और है, कुछ लैंडफॉर्म ऐसे होते हैं जो सरफेस पर दिखते हैं और लगता है कि वोल्कानो से ही इनकी ओरिजिन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्हें हम सीडो वोल्कानिक फीचर वाले लैंडफॉर्म कहते हैं, जैसे मेटियोराइट क्रेटर है, सॉल्ट प्लग है, सॉल्ट डोम है, मड वोल्कानो है आदि। इन सब की ओरिजिन वोल्कानो से नहीं होती है। आइए अब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जानते हैं। ये तब बनते हैं जब मैग्मा क्रस्ट के भीतर ही ठंडा हो जाए। पहला है बैथोलिथ्स। ये एक बड़ी ग्रेनाइट की चट्टान होती है अर्थ के भीतर, और अक्सर करके जो बड़े माउंटेन्स होते हैं उनके कोर में बैथोलिथ्स होते हैं। ये अर्थ सरफेस पर भी दिखाई देने लगते हैं क्योंकि डेनुडेशन प्रोसेस होती है। समझ लो जो नीचे का मैग्मा चेम्बर है पूरा का पूरा कूल डाउन होकर के सॉलिडिफाई हो गया है। अगला है लेकोलिथ। ये भी बड़ा डोम शेप स्ट्रक्चर होता है और मैग्मा चैम्बर से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। बस ऐसा समझो कि मैग्मा चैम्बर से बाहर निकला मगर सरफेस पर नहीं पहुंच पाया और अंदर ही कंपोजिट वोल्केनो जैसा इरप्शन होता रहा। बैथोलिथ का थोड़ा सा एक्सपोज्ड पार्ट ही आप इसे कह सकते हैं। ये भी ग्रेनाइट रॉक होती है। इंडिया में कर्नाटका प्लेटू इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला है लेपोलिथ। ये भी मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकलकर एक जगह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो होने से बनता है, वो भी विद इन अर्थ। ये अलग अलग फॉर्म बनाता है, लेकिन जब इसका शेप तस्तरी या प्लेट जैसा होता है तो इसे हम लेपोलिथ कहते हैं। अगला है फैकोलिथ। इससे पहले एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जान लो। फैकोलिथ कुछ ऐसा वेव लाइक इंट्रूसिव रॉक होती है। इसका ये जो कन्वेक्स अपवर्ड भाग है इसे हम एंटीक्लाइन कहते हैं, और ये जो कॉन्केव अपवर्ड भाग है इसे हम सिंक्लाइन कहते हैं। फैकोलिथ की खास बात यह है कि ये नालिका या फिर पाइप जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से मैग्मा चेम्बर से जुड़ा होता है
और फोल्डेड इग्नियस स्ट्रेटा बनाता है। आगे सील और शीट देख लो, ये भी हॉरिजॉन्टल फ्लो है मैग्मा का एज इंट्रूसिव रॉक, कुछ ऐसा। अगर इसकी थिकनेस ज्यादा है तो इसे हम सील कहते हैं, और थिकनेस कम हो, चादर की तरह हो, तो हम इसे शीट कहते हैं। एक लास्ट और है डाइक। जब लावा मैग्मा चैम्बर से लगभग परपेंडिकुलर क्रैक के रास्ते बाहर निकले और फिशर क्रिएट करे सरफेस पर, लेकिन इंट्रूसिव पार्ट सॉलिडिफाई होकर के एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाए, बिल्कुल खड़ी दीवार, इसे हम डाइक कहते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसे कई इंट्रूसिव लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, यानी कि डाइक्स के। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। मगर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करके दूसरों को भी मेरे काम के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।